हेलो गाइस, मैं विनयकांत एवीएस की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे क्लास 12 बायोलॉजी के जनन स्वास्थ्य का पार्ट 3, यानी कि पार्ट 3 में हम डिस्कस करने वाले हैं बंध्यता क्या होती है, यानी इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी मतलब होता है ऐसे दंपत्ति जो अपने जीवन में संतानोत्पत्ति के सुख को नहीं भोग पाते हैं। इसके बारे में बात करेंगे और ये क्यों होता है, कैसे होता है और इसका निवारण क्या है, यानी कि ऐसी कौन सी तकनीकें हैं जिनके माध्यम से वो दंपत्ति अपने संतानोत्पत्ति के सुख को भोग सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपने मेरा इस चैप्टर का पार्ट 2 जिसमें हमने बताया था परिवार नियोजन क्या होता है, जनसंख्या के बारे में बताया था, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर के उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बंध्यता। बंध्यता मतलब इंग्लिश में बोलते हैं इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी मतलब ऐसे दंपत्ति जिनका गर्भाशय या अंडवाहिनी या अंडाशय, इन सभी में किसी एक में कोई ऐसी समस्या हो जिसकी वजह से उनको, उस महिला को गर्भ धारण करने में समस्या होती है, तो उसको बोलते हैं इनफर्टिलिटी। ठीक है, अब सबसे पहले इसके अंदर बात करेंगे हम मनुष्य में बांझपन। या मनुष्य में बंध्यता भी कह सकते हो। इनफर्टिलिटी इन ह्यूमंस। मानव समाज में 2 से 10% ऐसे दंपत्ति होते हैं जो अपनी ज़िंदगी में संतानोत्पत्ति के सुख को भोग नहीं पाते हैं। ठीक है, और समाज में ऐसे दंपत्ति को बांझ कहा जाता है। अक्सर आपने सुना होगा कि जो महिलाएं गर्भधारण नहीं कर पाती हैं, लोग उनको बांझ कहते हैं और उनके इस अक्षमता को बांझपन कहते हैं। ठीक है, और ये जो बांझपन होता है ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्राथमिक और दूसरा होता है द्वितीयक। प्राथमिक बांझपन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मैरिड कपल्स हैं और मैरिड करने के बाद वो 1 साल तक भी अगर वो गर्भधारण नहीं कर पाती हैं तो उसको कहा जाता है प्राथमिक बांझपन, यानी कि उनमें गर्भधारण की क्षमता नहीं रह जाती है, तो उसे बोलते हैं प्राथमिक बांझपन। द्वितीयक बांझपन उनमें होता है, उन स्त्रियों में होता है जिनमें गर्भधारण तो होता है परंतु गर्भ जो है पूरे समय तक टिक नहीं पाता है, अर्थात बीच में ही गर्भपात हो जाता है, यानी भ्रूण निकल जाता है, उनके गर्भाशय से बाहर चला जाता है, यानी कि उसे बोलते हैं द्वितीयक बांझपन। ठीक है, अब ये बांझपन आपने देखा प्राथमिक और द्वितीयक 2 प्रकार के बांझपन होते हैं। और अगर हम बात करें तो कुछ लोग कहते हैं या आपने सुना भी होगा कि इस बांझपन के लिए औरतें ही जिम्मेदार होती हैं, यानी महिलाएं ही जिम्मेदार होती हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 40% 100% में 40% पुरुष इसके लिए जिम्मेदार होते हैं और 40% महिलाओं में, यानी कि स्त्रियों में कुछ ना कुछ समस्याएं होती हैं। 40% पुरुषों में कुछ ना कुछ समस्याएं होंगी, या फिर शुक्राणु बन नहीं पा रहे होंगे, या फिर शुक्राणु संख्या में कम बन पा रहे होंगे, है ना, या फिर उनके वास डिफरेंस में कोई कमी हो सकती है। जैसे कि अब देख रहे हैं स्त्रियों में भी 40% ही होता है। इसमें क्या हो सकता है, या फिर इनका गर्भाशय ठीक नहीं होगा, या फिर उनकी अंडवाहिनी ठीक नहीं होगी, या फिर उनके अंडाशय में अंडाणु का फॉर्मेशन ठीक से नहीं हो पा रहा होगा। ठीक है, और 20% जो है 20% दोनों की कमी के कारण हो जाता है, यानी कि अगर देखा जाए तो टोटल पूरे विश्व में 2 से 10% ऐसे दंपत्ति होते हैं जो संतान उत्पत्ति का सुख नहीं भोग पाते हैं। उनमें से 40% यानी कि 100% में से 40% पुरुष इसके लिए जिम्मेदार होते हैं,
40% महिलाएं जिम्मेदार होती हैं और 20% अगर किसी किसी केस में दोनों जिम्मेदार नहीं होते हैं, दोनों जिम्मेदार होते हैं। इस कहने का मतलब ये है कि स्वयं एक महिला ही बांझपन के लिए जिम्मेदार नहीं होती है। ठीक है, तब हम देखेंगे कि इस बांझपन को ख़त्म करने के लिए कौन कौन सी तकनीक होते हैं, कौन कौन से टेक्नोलॉजी होते हैं। ठीक है, अब इस टेक्नोलॉजी की बात करें तो उस टेक्नोलॉजी को, यानी कि जो बांझपन को दूर करता है या महिलाओं के गर्भधारण की क्षमता को बढ़ाता है, उसे बोलते हैं सहायक जनन टेक्नोलॉजी, जिसे बोलते हैं प्रौद्योगिकियाँ। उस टेक्नोलॉजी क्या बोलते हैं? सहायक जनन प्रौद्योगिकियां, यानी कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। यानी इसे शॉर्टकट में बोले जैसे बोलते हैं आर्ट। क्या बोलते हैं? आर्ट। आर्ट ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिनके माध्यम से जो दंपत्ति बांझपन के शिकार हो जाते हैं उनमें संतानोत्पत्ति की क्षमता आ जाती है। ठीक है, उनमें से सबसे ज़्यादा एक महत्वपूर्ण है जिसे बोलते हैं परखनली शिशु। परखनली शिशु, इसे इंग्लिश में बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। यानी कि अगर देखा जाए तो अगर कोई महिला बांझपन है तो उसमें एक समस्या तो हट जाएगी कि वो गर्भधारण कर सकती हैं। ठीक है, और ये टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो बहुत सारी महिलाएं निराश हो जाती हैं। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी जो है परखनली शिशु बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, अब इसको ध्यान समझना क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत कई बार पूछा गया है और ये कंपटीशन लेवल पर भी इम्पॉर्टेंट है। तो अब इसके बारे में बात करेंगे परखनली शिशु होता क्या है। परखनली शिशु जब किसी महिला में, अगर इस एक स्ट्रक्चर देखें, ये स्ट्रक्चर हमने आपको बताया है पहले भी कई बार, इस टाइप से स्ट्रक्चर जो होता है, यहाँ पे होता है अंडाशय, ये अंडाशय यहाँ से अटैच रहते हैं और ये क्या है? ये है गर्भाशय और ये है अंडवाहिनी। अगर किसी महिला में गर्भाशय और अंडाशय सामान्य हो, क्या हो? गर्भाशय और अंडाशय दोनों क्या हो? सामान्य हो, परंतु उनकी जो अंडवाहिनी है वो क्या हो? असामान्य हो, यानी वो काम के लायक ना हो, यानी जो ये अंडवाहिनी है ये काम के लायक ना हो, तब वहाँ पर परखनली शिशु का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी वहाँ पर प्रयोग किया जाता है। अब इस टेक्निक को हम समझेंगे। आपने देखा कि जब गर्भाशय सही हो और अंडाशय सही हो, सिर्फ क्या दिक्कत, यानी क्या प्रॉब्लम हो महिला में? अंडवाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब में कमी हो, ये इतना कमज़ोर हो कि यहाँ से अंडाणु जब बने तो गर्भाशय तक ना पहुँच पाएँ। ठीक है, ले जाने में असमर्थ हो, तब वहाँ पर परखनली शिशु का प्रयोग किया जाता है, इस टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। अब आइए देखते हैं परखनली शिशु होता क्या है और कैसे इसमें टेस्ट ट्यूब बेबी बनता है। महिला के अंदर जो अंडाणु का निर्माण होता है वो अंडाशय के अंदर होता है। तो क्या करते हैं, महिला के अंडाशय से अंडाणु को बाहर निकाल लेते हैं और पुरुष के शुक्राणु को बाहर निकाल लेते हैं। वृषण से शुक्राणु को हम बाहर निकाल लेते हैं और इन दोनों का, यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक, नर युग्मक यानी कि शुक्राणु और मादा युग्मक यानी कि अंडाणु, इन दोनों क्या करते हैं, इनको हम बाहर निकाल लेते हैं और इनको हम बाहर लैब में, प्रयोगशाला में इनका हम कराते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन उसे बोलते हैं जब
महिला से मादा युग्मक को निकाल लेते हैं, पुरुष से शुक्राणु यानी कि नर युग्मक को निकाल लेते हैं और लैब में यानी प्रयोगशाला में एक बाहर कहीं निषेचन करवाते हैं, जिसे बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF टेक्निक इसे बोलते हैं। IVF टेक्निक द्वारा इनका हम क्या कराते हैं, निषेचन। जब हम निषेचन कराते हैं तो क्या बनाते हैं, जाइगोट यानी कि युग्मनज। अब क्या होता है, जब युग्मनज का फॉर्मेशन हो जाता है, तो जब ये युग्मनज का फॉर्मेशन हो जाएगा तो इसमें क्या होता है, डिवीजन होता है ना। क्या होता है, डिवीजन होता है। तो अब इसको हम समझते हैं। जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ये क्या है, जाइगोट है। जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है इसमें क्या होता है, डिवीजन होता है, तो 2 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर बनता है। उसके बाद क्या होता है, 4 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर बनता है इस तरीके से, फिर 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर बनता है इस तरीके से, फिर 16 इस तरीके से स्ट्रक्चर बनते जाते हैं। 16 के बाद फिर 32, फिर 64, इस तरीके से होता है डिवीजन। ठीक है, जाइगोट में डिवीजन होगा, 2 सेल स्ट्रक्चर बनेगा, 2 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर बनेगा, फिर 4 न्यूक्लियस, इसमें 8 होंगे, फिर 16 होंगे, फिर 32 होंगे, फिर 64 होंगे। ठीक है, अब देखो फिर क्या करते हैं हम, फिर कराते हैं ट्रांसफ़र। इस जाइगोट का हम कराते हैं महिला के गर्भाशय में ट्रांसफ़र कराते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपने देखा इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे क्या कराते हैं फिर, अब ये जो जाइगोट बन गया है, अब इस 8 सेल्ड स्ट्रक्चर को, जो 8 न्यूक्लियस वाला स्ट्रक्चर है ये, इसको हम क्या कराते हैं, ट्रांसफ़र कराते हैं कहाँ पर, महिला के गर्भाशय में। ठीक है, जब महिला के गर्भाशय में इसका हम ट्रांसफ़र कराते हैं तो ट्रांसफ़र कराने की 2 विधियाँ हैं, इसको भी आपको समझना है। ठीक है, ट्रांसफ़र करने की कितनी विधियाँ हैं, 2 विधियाँ हैं। पहला है जिप्ट, ZIFT, और दूसरा है IUT। जिप्ट का मतलब है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र, और दूसरा है IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। ये 2 टेक्निक्स हैं जिनके माध्यम से इस जाइगोट के बाद जो स्ट्रक्चर बनी है, इनको हम महिला के गर्भाशय में या महिला के अंडवाहिनी में सीधा हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो पहला वाला देखते हैं ZIFT और IUT में क्या डिफरेंस है, इसको हम देखते हैं। जेड का मतलब है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र, यानी जब जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा उसके बाद 2 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर बनेगा, फिर 4 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर बनेगा, फिर 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर बनेगा। इस 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर को जब हम मादा के यानी महिला के फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करते हैं तब इसे बोलते हैं जिप्ट। क्या बोलते हैं, जिप्ट। ठीक है, अब वहीं पर जब 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर के बाद चाहे 16, चाहे 32 और चाहे 64, इसका हम इनमें से किसी एक का जब हम ट्रांसफ़र कराते हैं सीधा कहाँ पर, गर्भाशय में, यूट्रस में, जब सीधा यूट्रस में 16, 32 या 64 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर को महिला के सीधा गर्भाशय में हम ट्रांसफ़र करते हैं, जिसे बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। ठीक है, ये आई होप ये आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा ZIFT क्या होता है और IUT क्या होता है। ठीक है, एक टेक्निक और है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। एक दूसरी टेक्निक है जिसे बोलते हैं गिफ्ट। कई बार पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। दूसरा है गिफ्ट। गिफ्ट का फुल फॉर्म होता है गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। इसमें क्या होता है, जब किसी महिला का अंडाशय कार्यरत ना हो या गर्भाशय कार्यरत ना हो, यानी गर्भाशय में कुछ प्रॉब्लम हो, तो वो महिला गर्भ धारण नहीं कर सकती है। क्या नहीं कर सकती है,
गर्भ धारण नहीं कर सकती है। अब यहाँ पे क्या समस्या है? समस्या ये है कि उसके गर्भाशय में उसकी जो दीवार होती है वो ख़राब हो चुकी होती है ना, उसमें कोई रोग हो गया हो, वो ख़राब हो गया हो, बच्चेदानी उसकी ख़राब हो गई हो। तो इसमें क्या करते हैं, महिला से उसके अंडाणु को लेते हैं और उसके पति के शुक्राणु को लेते हैं और लैब में ले जाते हैं, और लैब में ले जाने के बाद इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के द्वारा हम जायगोट का फॉर्मेशन करते हैं। और जब जायगोट का फॉर्मेशन हो जाता है तो किसी दूसरी महिला के गर्भाशय में उसका हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। गर्भाशय में कर दें या फिर हम फैलोपियन ट्यूब में कर दें। किसमें? गर्भाशय में कर दें या फैलोपियन ट्यूब में उस जायगोट का 8 सेल्ड करें तो किस में करेंगे? फैलोपियन ट्यूब में। जब 8 से ज़्यादा यानी 16, 32 या 64 सेल्ड स्ट्रक्चर को अगर हम ट्रांसफ़र करेंगे तो यूटेरस में, ठीक है। ज़्यादातर जो किया जाता है वो अंडवाहिनी में यानी फैलोपियन ट्यूब में किया जाता है। जब जायगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा तो किसी दूसरी महिला के अंदर उसका ट्रांसफ़र किया जाएगा। किसका? जायगोट का। तब उस माँ को जिसने अपना अंडाणु दिया है उस माँ को बोलते हैं सेरोगेट माँ। क्या बोलते हैं? सेरोगेट माँ। और ये एग्ज़ाम में कई बार इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जा चुका है, ठीक है। तो आई होप कि आपकी गिफ्ट भी समझ में आ गया होगा। गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र एक बार फिर देख लेते हैं। गैमीट यानी जिफ्ट का प्रयोग तब करते हैं जब किसी महिला का गर्भाशय खराब हो और वो गर्भ धारण करने की क्षमता उसके अंदर ना हो, तो उस महिला के अंडाशय से अंडाणु को निकाल लेते हैं और उसके पति के शुक्राणु को निकाल करके लैब में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के द्वारा जायगोट का फॉर्मेशन करते हैं। और जायगोट का फॉर्मेशन करने के बाद जब वो 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर बन जाता है तो उसको किसी दूसरी महिला में, किसी दूसरी महिला में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो उस माँ को क्या बोलते हैं? सेरोगेट माँ, ठीक है। तो आई होप ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करें तो सबसे पहली जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी TTB है वो ब्रिटेन में हुई थी। 25 जुलाई 1975 में ब्रिटेन में हुई थी। सबसे पहली टेस्ट ट्यूब बेबी कहाँ हुई थी? ब्रिटेन में हुई थी, ठीक है। उसका नाम है ल्यूसी जोए ब्राउन। तो ये था पूरा टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में। आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा, आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।